नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। इजराइल ने ईरान के भीतर रणनीतिक ठिकानों पर किया हमला, का एयर स्ट्राइक कर सुरक्षित वापस लौटे विमान। ईरान ने 3 प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमले की मानी बात। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को फिर लताड़ा। पाकिस्तान में शांति, सुरक्षा और महिलाओं की दयनीय स्थिति की भी खोली पोल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर घमासान, एमवीए में अभी भी 18 सीटों पर फंसा पेच। सपा और कांग्रेस के बीच दिखी तनातनी। वायु प्रदूषण से बेहाल दिल्ली वासी अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है AQI लेवल। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत। और पुणे टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड दूसरी पारी में बड़े स्कोर की ओर। भारत पर अब तक 300 रन से ज्यादा की बढ़त। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडल ईस्ट से। जी हां, इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक करता हुआ डीडी न्यूज। इजराइल यानी कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई हुई पूरी। हमला कर वापस लौट चुके हैं इजरायली विमान। और ईरान ने 3 प्रांतों में जो ये सैन्य ठिकाने माने जा रहे हैं उस पर हमले की बात को स्वीकारा भी है। तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांतों में हमला हुआ है। ईरान ने कहा कि हमले से मामूली नुकसान हुआ। वहीं IDF जो कि इजरायली सेना है उसने कहा कि तात्कालिक खतरों को किया गया है विफल। तो ये बड़ी खबर आपके लिए हम ट्रैक करते हुए, जहां पर इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, इसे एक जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। आपको बताएं कि 1 अक्टूबर को बौछारें की थी ईरान ने इजराइल पर। एक रिटेलिएशन स्टेप माना जा रहा है हालांकि इजराइल द्वारा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान का पश्चिमी इलाका है जहां उसके सैन्य आउटलेट्स मौजूद हैं वहां पर टारगेट किया गया है इसे इजराइल द्वारा। और ये भी माना जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई पूरी हुई है, इसलिए विमान वापस लौट आए हैं। इजराइल ने ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमला किया है। हालांकि ईरान ने अभी जो सभी उड़ान की सेवाएं हैं उन्हें निलंबित किया हुआ है। और इजराइल और ईरान की जो मिलिट्री पावर है उस पर भी हम करेंगे चर्चा। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि ईरान पर किस तरह से ये जो उन्होंने बाद में बात मानी कि 3 प्रांतों में सैन्य ठिकाने जो हैं वहाँ पर ये हमला हुआ है। और उस लिहाज से मिडिल ईस्ट में अब जो तमाम प्रांत हम आपको बता रहे हैं ईरान के, अब कहीं ना कहीं टेंशन और बढ़ती हुई, क्योंकि ये जो संघर्ष है ये किस तरह से आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध का रूप लेगा, ये विश्लेषकों का मानना है। हालांकि ईरान ने ये भी कहा कि मामूली नुकसान हुआ है। वहीं IDF का ये मानना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी कमर कस चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आती हुई मिडल ईस्ट से। इजराइल ने इराक के एयर डिफेंस को भी टारगेट किया और तिक्रित, दियाला और समारा में जोरदार ब्लास्ट हुए हैं। और इजराइल ने इराक का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी कोशिश की है उसको निशाना बनाने की, उसे ध्वस्त करने की। इसके अलावा इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से ये जो तमाम ठिकाने हैं वहाँ पर बमबारी की है, मकसद एक था कि किस तरह से डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया जाए, ध्वस्त किया जाए। और अब तक इजराइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी, लेकिन अब इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला बोला है। जहां एक और इजराइल ने ईरान पर अपनी सैन्य कार्रवाई पूरी होने की घोषणा की है, वहीं ईरान की ओर से इस हमले पर एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी के जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये है कि ईरान इजराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। और सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इजराइल को इस हमले के बदले उसी के अनुपात में जवाबी प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ेगा।
फिलहाल ईरान में उड़ानों पर रोक है। वहीं ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद करते हुए अगली सूचना तक जो तमाम उड़ानें हैं उस पर रोक लगाई है। ईरान की जो सरकारी समाचार एजेंसी है IRNA, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि सभी मार्गों पर उड़ानें जो हैं जब तक अगली सूचना नहीं मिलती तब तक के लिए रद्द कर दी गई। ईरान फिर कोई गलती ना करे, हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहां पर इजराइल ये कह रहा है ईरान से कि फिर कोई गलती करने की जुर्रत ईरान ना करे। उधर ईरान में इजराइल के हमलों के पूरा होने पर IDF के जो प्रवक्ता हैं रियर एडमिरल डैनियल हैग्री, उन्होंने अपने एक बयान में चेतावनी दी कि अगर ईरान आगे बढ़ने की गलती करता है तो इजराइल जवाब देगा। उन्होंने कहा, मैं अब पुष्टि कर सकता हूं कि हमने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के लिए इजराइल के रिएक्शन को पूरा कर लिया। रिएक्शनरी एक्शन था ये। कहते हैं ना कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमने ईरान में सैन्य ठिकानों पर लक्षित और सटीक हमले किए। ये IDF की तरफ से बयान आया है और इजराइल के लिए तत्काल खतरों को विफल किया। यानी कि एक तरफ एक्शन का रिएक्शन और तमाम खतरे जो इजराइल के लिए थे उससे भी नेस्तो नाबूद किया है इजराइल ने। इजराइल रक्षा बलों ने अपना मिशन पूरा कर लिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर ईरानी शासन ने फिर कोई नापाक हरकत की, यानी कि अपने नापाक जो इरादे हैं उन्हें अंजाम दिया, तो इस हरकत के जरिए एक नए दौर की शुरुआत करने की गलती होगी और हम जवाब देने के लिए फिर बाध्य होंगे। ये आप जो प्रतिक्रिया देख रहे हैं इनके अंदर अंडरलाइन जो करंट है वो समझने की कोशिश कीजिए, जो साफ तौर पर यहाँ IDF के बयान में हमें नज़र आ रहा है कि भाई अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको अंजाम भुगतना होगा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मिडल ईस्ट में जो ये टेंशन चल रही है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। डॉक्टर राजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अनिल कुमार, पूर्व वरिष्ठ राजनायक हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अनिल कुमार जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। मिडल ईस्ट में जो ये टेंशन है और ख़ास तौर पर अभी जो सुबह से तमाम TV चैनल्स इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, एक एक्शन का रिएक्शन जो 1 अक्टूबर को हुआ था। देखिए, इजराइल और ईरान 1979 से आज तक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम से ग्रसित हैं दोनों, और हमेशा एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं, एक दूसरे को नस्तनाबूद करने की उनकी वो रही है। लेकिन चूंकि दोनों पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ईरान के पास एक उसके 4 प्रॉक्सीज भी हैं जो हिजबुल्लाह, हमास और तीज वगैरह हैं, उनके जरिए ईरान अब तक करता रहा। लेकिन चूंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह और उनके सब जो लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया, तो उसके रिस्पांस में अक्टूबर 1 को हमने देखा कि ईरान तेहरान ने अटैक किए 181 मिसाइल से, जिससे 3-4 जो इंक्लूडिंग मोसाद हेडक्वार्टर उनके जो सब थे उसके ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद के इजराइल के पास उनका आयरन डोम, मेरो और काफ़ी सारी जो सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इस टाइम भी जो 25 दिन के बाद आज हमने देखा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अपना रिएक्शन प्रतिक्रिया के रूप में अटैक किया, और उन्होंने भी ये कहा कि हमने उनके जो आर्मी के ठिकाने हैं, मिलिट्री के जो भी ठिकाने हैं उनके ऊपर अटैक किया है मेनली। एक अटैक उनका खास तौर से ये था कि किस तरह, क्योंकि जो S-300, 400 जो उनके पास हैं एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया से प्रोवाइडेड है, और उन्होंने खुद अपना भी एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, कि वो कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता ये अब ईरानियंस बताएंगे। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद पता लगेगा, क्योंकि दोनों ही साइड्स ने ये कहा था कि हमारा कोई बड़ा कम नुकसान हुआ है और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस 25 दिन में आपने देखा कि अमेरिका, गल्फ कंट्रीज और सारे दुनिया का ये था कि किसी तरह से जो इजराइल जब अटैक करे तो वो न्यूक्लियर ठिकानों पर और ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर ना करे जी। तो यही एक चीज है। मैं समझता हूं कि अभी इन्होंने, जैसा अप्रैल में आपको याद होगा एक बार ऐसे ही दोनों कंट्रीज ने मिसाइल्स और ड्रोन छोड़े थे, तो अभी इस पॉइंट पे आकर के मैं समझता हूं कि इजराइल ने अपना बदला ले लिया जो एक्सपेक्टेड था। 25 दिन लग गए उनको इसको करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन को एक लाइन पे लाना था। कल रात जब अमेरिकन ने अपने F-16 स्क्वाड्रन को यहाँ भेज दिया,
और थर्ड उनकी जो सिस्टम है उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पर। जी तो उसके बाद इट वाज एक्सपेक्टेड। और कल आपने देखा होगा कि जो IRGC के चीफ थे वो भी उनका जो बयान था उनको एक्सपेक्टेड था कि आज अटैक होगा। जी तो मैं इस बात को भी नहीं नकारता कि शायद है कि पहले से ही पता हो दोनों साइड्स को कि कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि अप्रैल में हुआ था। जी। डॉक्टर राजन, अगर हम इसे ऐसे समझें, अगर हम मिडल ईस्ट के मैप को समझने की कोशिश करें, एक तरफ लेबनान है डॉक्टर राजन, साथ ही हम बात कर रहे हैं फिर सीरिया की, हम बात कर रहे हैं गाज़ा जहां 7 अक्टूबर 2023 से ही जंग जारी है, और अब बात ईरान की हो रही है। सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि क्यों पश्चिमी ईरान को ही टारगेट किया गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब भी युद्ध की बात आती है, हमने रशिया और यूक्रेन में भी देखा, तो वॉर ऑफ वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उस लिहाज से किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, वॉर ऑफ वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इजराइल तो धमकी यह दे रहा था आंचल कि हम सरप्राइजिंग और अनप्रेसिडेंटेड अटैक करेंगे, जिसका का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस दिन के बाद इजरायली मिनिस्टर्स कर रहे थे, लेकिन उस हिसाब से ये जो अटैक है मेरे हिसाब से काफी लिमिटेड अटैक है। एक आप जानते हैं वॉर का जो पहला स्टेज होता है उसमें मिलिट्री टू मिलिट्री एस्केलेशन होता है, जिसमें कि आपने देखा था यूक्रेन में भी कैसे पहले मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, और लास्ट में जाकर अगर जरूरत पड़ा तो सिविलियंस भी टारगेट हो जाते हैं। तो अभी का जो स्टेज मुझे दिख रहा है ईरान से, अभी जो ईरान पे अटैक हुआ है वो लिमिटेड स्ट्राइक है। और आप जानते हैं कि अभी अमेरिका का भी दबाव है, ब्लिंकन काफी कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस ढंग से रोका जाए, क्योंकि ब्लिंकन और अमेरिका को लगता है कि अगर वहां पे युद्ध बढ़ा, एस्केलेशन काफी ज्यादा हुआ, तो इसका सीधा फायदा ट्रंप को मिला, क्योंकि ट्रंप पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सारे जो डिप्लोमेटिक एक तरह से जो टसल्स चल रहे हैं और उसका जो मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिल रहा है पूरा वेस्ट एशिया में, तो वो ये निश्चित रूप से एक बैलेंस भी है। आप यह मान के चलें कि ईरान भी एक मजबूत देश है, और क्योंकि उसके साथ बहुत सारे प्रॉक्सी स्टेट्स भी हैं, तो इजराइल के साथ अमेरिका है और ईरान के साथ ये 3-4 प्रॉक्सीज जो हैं वो सारे हैं। और मिडिल ईस्ट का जो मैप जिसको बताने की कोशिश करते हैं, अभी मिडिल ईस्ट का मैप कंप्लीटली क्योटिक और डिस्टर्ब्ड मैप है। लेबनान की बात करूं, सीरिया की बात करूं, इराक की बात करूं, ईरान की अब बात करूं, कुछ भी बचा हुआ नहीं है वहां पे, सारे जगह पे क्राइसिस और क्याओस चलता जा रहा है। वैसे में मुझे लगता है कि अभी एक तरह से मैसेजिंग की कोशिश हुई है। इसको इजराइल भी अभी कम से कम इस मामले में नहीं इस मामले के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या बोला है उन्होंने कि हमने अटैक किया मिलिट्री टारगेट्स को, हमने सर्टेन डिस्ट्रॉय भी किया है, लेकिन हम अब खत्म भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वह अब यह कहने की कोशिश कर रहा है कि और इसको बढ़ाना नहीं चाहता। अब ईरान इसको क्या यहीं पे रोकेगा, निगोशिएशन की बात करेगा, या आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? अब ये बॉल जो है ईरान के कोर्ट में है, तो सब कुछ एक तरह से ईरान पर भी निर्भर है कि किस ढंग से इसको रिटेलिएट करता है, फिर पता चलेगा कि कहां तक ये युद्ध जाने की संभावना है। अनिल जी, अगर हम देखें, हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें, तो ईरान प्रॉक्सीज के दम पर किस तरह से इस संघर्ष को एक युद्ध का रूप दे सकता है? हालांकि अब रिपोर्ट्स कई ये भी कह रही हैं कि शायद ईरान कोई आगे से रिटेलिएशन नहीं दिखाएगा। एक ये भी आया कि सिर्फ बयानबाजी के आधार पर इजराइल ने इतना वक्त लगा दिया, लेकिन अगर मिलिट्री पावर को हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं तो ईरान आगे है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कंट्रीज के बॉर्डर्स नहीं है, तो दूर से ही लड़ाई होगी, मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, एयरक्राफ्ट के जरिए, इस तरह से लड़ाई होगी, तो या नेवल फाइट हो सकती है। ईरान का इस लड़ाई में एक तरह से थोड़ा सा ज्यादा, मैं कहूँगा, स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि ईरान जो है मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और हुतीज जो हैं वो रेड सी को भी करते हैं, तो वो उनको एक थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज भी मिलता है इसमें। लेकिन जहां तक इसकी बात है, अगर आप देखें तो इजराइल का जो इमीडिएट रिएक्शन है ईरान का, इस स्ट्राइक के बारे में, वो ये था कि वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड और रिटेलिएट। तो ये पहले देखिए आप, जब ईरान ने अटैक किया था लास्ट टाइम अक्टूबर 1 को, तब इजराइलियों ने भी यही बात कही थी, तो उन्होंने कहा ये बड़ी मिस्टेक किया है। अब वो कह रहे हैं कि दोबारा मिस्टेक मत करना। तो देखिए, मैं हमेशा ये मानता रहा हूं कि चूंकि इजराइल ने, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं ये 3-4 कंट्रीज के अंदर में, इराक में, यमन में और सीरिया और लेबनान में, उनको काफी हद तक, खासतौर से हिजबुल्लाह का इस वक्त मेन लीडरशिप काफी खत्म हो चुकी है, और हमास भी काफी हद तक कम हो गया है उसमें। तो इस ईरान के लिए हमेशा एक ये फायदा था कि वो उनके जरिए बिना डायरेक्टली अटैक किए
कर सकता है। लेकिन ईरान का डायरेक्ट अटैक का इन्वॉल्वमेंट जब हुआ, जब ईरान की एम्बेसी में तेहरान दमस्कस में इसराइल ने अटैक किया और उनके 7 IRGC कमांडर्स को मार दिया उसमें, वो उसके बाद उनको, क्योंकि आप जानती हैं कि एम्बेसी जो है वो सॉवरेन टेरिटरी मानी जाती है, जी तो उन्होंने उसको टेरिटोरियल अटैक माना, तो अप्रैल में फिर ये इस तरह से हुआ। लेकिन प्रोपोर्शनेट रिस्पांस और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के बाद अमेरिकन के साथ में पूरी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई थी थ्रू ओमान एंड दूसरे कंट्रीज के थ्रू। तो ये अभी मैं नहीं समझता कि दोनों कंट्री इस वॉर को आगे ले आना चाहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ा कंसर्न जब से अक्टूबर 7 का अटैक हुआ है तब से लेकर के आज तक सिर्फ यही रहा है कि ये वॉर जो है रीजनल वॉर में न तब्दील हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिजास्टरस चीज होगी, मैं समझता हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत ज्यादा। डॉक्टर राजन, इसमें आप अमेरिका के रोल को किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि अमेरिका ने इस सुबह जो ये खबर आई उसके बाद ये बयान दिया कि ये एक सेल्फ डिफेंस का स्टेप था। अमेरिका का रोल इस मिडिल ईस्ट के टेंशन में कितना बड़ा मानते हैं आप? देखिए, अमेरिका की स्थिति वही है जो कि मैं अगर हिंदी या संस्कृत के शब्दों में कहूँ तो भई गति सांप छुछुंदर केरी, आपने सुना होगा कि इजराइल उसके गले में फंसा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इजराइल वहाँ पे मतलब उसको, इजराइल को अमेरिका छोड़ नहीं सकता, और पूरी तरह से जो इजराइल की स्ट्रैटेजी है अभी खासकर नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी है उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। बाइडेन की पर्सनल बात 2 महीने से बताया जा रहा है कि डायरेक्ट इसके साथ नहीं हुई है, नेतन्याहू के साथ नहीं हुई है, जबकि उनके डिफेंस मिनिस्टर की लगभग हर एक तीसरे दिन बात होती है, दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स की। तो एक तरह से वहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं। वो इजराइल को एक तरह से कंटेन भी करना चाहता है। उनको यह भी लग रहा है कि नेतन्याहू ये हमले कई अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सीज फायर की जो बात हो रही है उसको बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। यूएन से लेकर पूरा विश्व अभी यह बोल रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जरूरी है। अभी ब्रिक्स की समिट हुई थी, उसमें एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा गया कि 2 स्टेट सोल्यूशन क्यों जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब लोगों को तो यह भी लग रहा है कि कब गाजा से वापस जाएगा, यह भी कहना मुश्किल है। तो वैसे में मुझे लगता है कि अमेरिका की स्थिति काफी खराब है। अमेरिकन जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अभी जो वहाँ जो 5 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, उससे भी काफी प्रभावित हो रहा है कि इजराइल भी रिस्पॉन्ड कर रहा है कि किस एक्सटेंट तक रिस्पॉन्ड करे ताकि अमेरिका भी पूरी तरह से नाराज ना हो जाए। ट्रंप तो आएंगे तो ट्रंप पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करेंगे कि आप बॉम्ब करो जाके ईरान को, तो ट्रंप के आने के बाद स्थिति बिल्कुल बदल सकती है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन अभी चल रहे हैं, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द ताना बाना बुनता हुआ नजर आते हैं। अनिल जी, अगर देखा जाए तो ईरान और इजराइल की कभी दोस्ती हुआ करती थी, बहुत दोस्ताना रिश्ता था, कभी तेल और हथियार एक साथ सप्लाई होते थे, लेकिन अब जंग के मुहाने पर दोनों देश खड़े हैं। क्या लगता है आपको जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उनका असर, और ख़ास तौर पर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाते हुए एक सीज फायर या फिर एक मध्यस्थता की उम्मीद की किरण आप कहाँ से देखते हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में आजकल कोई बात नहीं करता, और वो बात है कि पैलेस्टीनियन स्टेट का क्या होगा। इन सब चीजों के पीछे सबसे नीचे यही एक बात है। जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन तो है ही, आपको पता ही है कि 1979 से पहले ये सारे अमेरिका के ग्रुप में थे। ईरान हो चाहे इसराइल हो चाहे सऊदी अरेबिया, दे वर ऑल पार्ट ऑफ द सेम ग्रुपिंग, तो कोल्ड वॉर में। उसके बाद जब 1979 में वहां पर रेवोल्यूशन हुआ, तब से जो अयतुल्ला आए उन्होंने अपना एंटी अमेरिकन और एंटी इजराइल पॉलिसी की। इजराइल का राइट टू एग्जिस्ट भी खत्म कर दिया उन्होंने एक तरह से, जबकि वहां पर काफी ज्यूज रहा करते थे। और जो ईरान की काफी न्यूक्लियर, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें भी इजराइल का काफी हाथ था, हेल्प करी थी उन्होंने उनको। और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जैसे आपने कहा उसमें भी बड़ी मदद करी। तो बिकॉज सब एक ही अमेरिकन प्रोटेक्टरेट्स थे सारी। अब इस वक्त में यह है कि कौन करेगा। अब देखिए, अमेरिका अक्टूबर 7 से लेकर के, और मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपने डिप्लोमेटिक करियर में इस तरह की जो ब्लिंकन की, बेचारे हरास्ड ब्लिंकन आई वुड से की एक्टिविटीज को देखा, उनके जो एफर्ट्स को देखा है, वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के समस्या से गुजर रहा है अमेरिका। एक तरफ इलेक्शन है उनके वहां पर जिस पे इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज का, दूसरी तरफ वो ये फील कर रहे हैं कि इजराइल जो उनका एक प्रोटेक्टी है उसको भी वो उनकी सुनता ही नहीं। तो इस तरह लग रहा है कि जैसे इजराइल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी चला रहा है बजाय अमेरिका इजराइल के लिए। तो उनकी बेसिक फॉरेन पॉलिसी ये है कि इजराइल को डिफेंड करना है एट एनी कॉस्ट, दैट इज देयर फंडामेंटल थिंग। उसके आगे कंट्रोल भी करना चाहते हैं।
तो उनको ये भी लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज जो हैं, आप देखिए वो ईरान के साथ में इस वक्त ईरानियन डिप्लोमेसी को अगर आप देखें, इट हैज आल्सो बीन इन द हाईएस्ट गियर। अब सारी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अभी रिसेंटली ब्रिक्स में भी थे प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट के, तो वो सब जगह जा जाके मिलके सारे कंट्रीज के साथ ये करने की लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अनिल जी, हमें। आपको ये नहीं लगता कि इजराइल वर्सेस ईरान में कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ा है और दुनिया बढ़ गई? मतलब ईरान के साथ के देश हम समझते हैं रूस, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर हैं, फिर हम इजराइल की बात करते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन। तो कहीं ना कहीं दुनिया को दो धड़ों में हम देख सकते हैं कि बढ़ते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो रीजन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए आज भी। हालांकि अमेरिका आज ऑयल पेट्रोलियम में इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन उन सब के बावजूद यूरोपियंस बहुत हद तक डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। जी। तो मेरा मानना यह है कि वो डिवाइडेड भले ही हो, लेकिन इतने डिवाइडेड भी नहीं है कि वो ईरान को और अरब कंट्रीज के बीच लड़ाई शुरू करवा दें इसराइल की वजह से। तो इसीलिए सब ये चाहते हैं कि किसी तरह से एस्केलेशन ना हो। मेनली अगर इस वक्त जैसा हुआ है, एक रिस्पांस हुआ इसराइल का ईरानियन अटैक के बारे में बात, तो ये एक्सपेक्टेड था, डे वन से एक्सपेक्टेड था। और इसलिए अगर ये इसी लेवल तक रहता है तो आप सोच लीजिए कि अभी चांसेस हैं कि किसी ना किसी तरह जो गाजा में सीज फायर हो सकती है। दूसरा सीज फायर की बात चल रही है इवन हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में भी। जी डॉक्टर राजन, प्रॉक्सीज के खात्मे से भारत पर क्या असर पड़ता हुआ नज़र आता है? क्योंकि इजराइल और ईरान के साथ भारत की जो घनिष्ठता है, तेल अवीव या तेहरान, ये दोनों सवाल हमेशा से, अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो सवाल उठना लाजमी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना असर पड़ता हुआ आप देखते हो? और प्रॉक्सीज का खात्मा क्या एक ग्रीन फ्लैग मानते हैं आप? अगर मैं आपके सवाल को ठीक से समझ पा रहा हूँ आंचल, तो प्रॉक्सी का खात्मा यानी कि आप अगर हूती या हिजबुल्लाह इतनी हमासी की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये प्रॉक्सीज का खात्मा हो रहा है। क्योंकि जिस ढंग से इजराइल का अटैक्स हुआ है, जिस ढंग से सिविलियन टारगेट्स किए गए हैं, जिस ढंग से एंटी इजरायली स्ट्रीट सेंटिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जिस ढंग से उभरा है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उसको दबा के भले इजराइल कुछ दिनों तक रख सकता है, लेकिन वह भी मुश्किल होगा। तो पहला तो यह कि मुझे नहीं लगता है कि हिजबुल्लाह का या हमास का या फिर हूती का खात्मा हो रहा है इजराइल के माध्यम से। इजराइल में वो कैपेसिटी नहीं है। इजराइल स्टेट टू स्टेट, मिलिट्री टू मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल फाइट कर सकता है, उसमें दूसरे को हरा भी सकता है, लेकिन प्रॉक्सीज का खात्मा नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है आज के स्टेट क्राफ्ट के लिए, क्योंकि प्रॉक्सीज को खत्म करने के तरीके मिलिट्री सॉल्यूशंस केवल नहीं होते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है मिलिट्री के माध्यम से आप खत्म। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, तो मैं बता दूं कि ईरान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हमारे पाकिस्तान फैक्टर है, उसमें हमारे जो वहाँ पे चाबहार इत्यादि वो फैक्टर है। अब तो ब्रिक्स का मेंबर भी है, और ईरान के साथ ट्रेडिशनली हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं, उस कोई शक नहीं। लेकिन अभी इजराइल के साथ भी हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन और पॉलिटिकल रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इस युद्ध से भारत पे सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने देखा कि रशिया यूक्रेन से हम प्रभावित हुए, लेकिन उस हद तक नहीं प्रभावित हुए। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये हमारा नेबरिंग कंट्री है, हम वेस्ट एशिया को एक एक्सटेंडेड नेबर के रूप में देखते हैं, पड़ोसी के रूप में देखते हैं। और वहाँ पे कुछ होता है तो चाहे वो रेफ्यूजी हो या ज़्यादा टेररिस्ट तैयार हो जाए या फिर ज़्यादा रेडिकलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, तो ये सारा चीज़ हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है और इसका सीधा असर भारत और साउथ एशिया पे पड़ेगा। डॉक्टर राजन, क्या हम इसको मान सकते हैं कि इजराइल, खास तौर पे दो समुदाय, अगर हम बात करें मुस्लिम सेक्ट की और फिर हम बात करते हैं ईसाइयों की, उसकी विस्तारवादी नीति के बीच का मोहरा बनकर रह गया, क्या मान सकते हैं? देखिए, वो इस युद्ध को मुझे लगता है, इस अभी जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, इसको मुझे लगता है कि उस ढंग से धर्म के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इजराइल पे जानते हैं उनका भी एक तरह से काफ़ी उनके अगेंस्ट में एट्रॉसिटीज़ हुई है। अगर आज के समय में बताऊं कि एक कम्युनिटी जो कि सबसे ज़्यादा पिछले 100 सालों में सफ़र किया है और अभी भी सफ़र कर रहा है, सच्चाई तो यह हुआ है, यहूदी कम्युनिटी। लेकिन उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी अभी चल रही है, हाइपर नेशनलिज्म जो है वहाँ पे, जिंगोइज्म जो चल रहा है, इस कारण से वो कोई भी सेटलमेंट वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जो जिसकी बात हमारे एम्बेसडर साहब कर रहे थे कि जो टू स्टेट सोल्यूशन जो वहाँ का बेसिक है, जब तक वो आप सॉल्व नहीं करते तब तक पैलेस्टीन का इशू या वहाँ पे जो टेररिज्म का इशू है, प्रॉक्सीज का इशू है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। और नेतन्याहू की पॉलिसी है कि हम पॉलिटिकल सर्वाइवल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। ये आपने जो आखिरी जो वाक्य बोला है, इसी पर, क्योंकि अनिल जी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अनिल जी,
बेंजामिन नेतन्याहू क्या आतंकवाद से वाकई में लड़ रहे हैं या सिर्फ कुर्सी बचाने की कवायद है? अनिल जी। दोनों ही चीज कही जा सकती हैं। देखिए, इसमें मैं पूरी तरह से प्रोफेसर साहब से सहमत हूँ। चक्कर ये है कि नेतन्याहू खुद भी उनके अगेंस्ट केसेस हैं। दूसरी चीज, जो अक्टूबर 7 का अटैक हुआ वो उनकी जब लीडर हैं वो कंट्री के, तब उस समय हुआ, तब हुआ जी। जो एक सबसे बड़ी शर्मनाक घटना रही उनके लिए, ह्यूमिलिएशन था ये एक तरह से। जो इजराइल, जो सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे बड़ी पावर माना जाता है रीजन का, और वो जब वो प्रधानमंत्री हैं उस समय ऐसा हुआ, तो वो अपने आप को रिडीम करना चाहते हैं बेसिकली, ये दिखा करके कि मैंने हमास को खत्म कर दिया, मैंने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। लेकिन ये चीजें कभी खत्म नहीं होती, ये डिले हो जाएगी। मान लीजिए उनके आपने डेसिमेट कर दिया, फिर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए एक फंडामेंटल इश्यू को करना आवश्यक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो क्रेडिबिलिटी नेतन्याहू की है, अब आजकल जब से उन्होंने हिजबुल्लाह को, मेन लीडरशिप को खत्म किया, उससे लग गया कि वहाँ इजराइल वापस अपने आप को, उनकी एजेंसीज काफी स्ट्रांग है, उनकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मिलिट्री अच्छी है, उस बात को पूरा किया। लेकिन देखिए, हमने दुनिया भर में भी देखा है, और बिल्कुल सही बात है प्रोफेसर साहब ने कहा कि कहीं पे भी कोई भी आर्मी आज तक पूरी तरह से, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हों या ये प्रॉक्सीज जिसको हम बोल रहे हैं, या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको सिंपली सिक्योरिटी माइंडेड अप्रोच से नहीं खत्म कर सकते। बहुत आपने बहुत अहम बात की है अनिल जी, क्योंकि ये हाइबरनेशन पीरियड में तो जा सकते हैं, पर प्रॉपरली ख़त्म करना जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें अगर यूनाइटेड नेशंस के रोल की बात की जाए डॉक्टर राजन, क्या यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल क्या फिर एक वही हाथी है जिसके दांत सिर्फ दिखाने के लिए हैं? क्या उसका रोल इस पूरी, हम कह सकते हैं, संघर्ष में उतना अहम नहीं रह गया, सिर्फ बयानबाजी? देखिए, यूनाइटेड नेशन तो पहले भी पास कर चुका है, पैलेस्टीन के स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करता है, इंटरनेशनल लॉ पैलेस्टीन को सपोर्ट, पैलेस्टीन स्टेट को सपोर्ट करता है। लेकिन दिक्कत है कि इजराइल उसको नहीं मानता है, और इजराइल अमेरिका और उसके पश्चिम के कुछ देश हैं, ब्रिटेन इत्यादि, वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। बल्कि पश्चिम के कई देश हैं जो कि इस बात पे, जैसे फ्रांस इत्यादि, उनके अलग मत है थोड़े। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो बात की, यूनाइटेड नेशन अभी के टाइम पे एक डिवाइडेड हाउस है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात करूं या फिर अभी जो यहाँ पे हो रहा है। और चूंकि ग्लोबल ऑर्डर बदलता जा रहा है, जहाँ पे कि पश्चिमी शक्तियों का काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है और दूसरी शक्तियाँ काफ़ी उभर के आ रहे हैं, जिसको कि आपने ब्रिक्स में भी एक झलक देखा। तो वैसे में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वह भी डिवाइडेड है, और आप जानते हैं कि रशिया और चीन हमेशा पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा और बाकी सारे देश इजराइल को सपोर्ट करेंगे। तो वैसे में कोई भी एक्शन लेना, आप रिजोल्यूशन तो पास कर सकते हैं जनरल असेंबली में मेजॉरिटी के माध्यम से, लेकिन कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद यही था कि इस ढंग के झगड़े को रोकना। तो लेकिन वह अक्षम इसलिए हो गया है क्योंकि अभी के समय में वो डिवाइडेड है, उसमें कोई भी कोहेरेंट पॉलिसी नहीं ला सकते हैं, और इस कारण से आप इजराइल पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। और सीज फायर की भी जो कोशिश हो रही है, पश्चिमी देश खासकर अमेरिका भी इतनी कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि अमेरिका की अपनी मजबूरी है इजराइल के साथ कि इजराइल के माध्यम से वो पश्चिमी एशिया के देशों को कंट्रोल करना चाहता है, तो वैसे में कोई भी सीज फायर या उस ढंग की स्थिति तैयार नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है अभी कॉन्फ्लिक्ट की जो सीज फायर की बात पहले हम कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि सीज फायर हो भी जाए, लेकिन वो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में ही रहेगा अभी, क्योंकि इजराइल इस बात को बिल्कुल मानने के लिए अब तैयार नहीं है कि गजा मतलब पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। इजराइल नहीं मानेगा, और इजराइल अपने माध्यम से उनके लॉबी ग्रुप्स आप जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग है, खासकर अमेरिका में पॉलिसी मेकिंग में। तो उसके अमेरिका पूरी तरह से कभी भी इजराइल के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। तो वैसे में आप देखें कि इस ढंग के कॉन्फ्लिक्ट और भी जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। अभी आपने रशिया यूक्रेन और इजराइल और ईरान और गजा में देखा, और नॉर्थ कोरिया और पैसिफिक में भी इस ढंग के कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर सकते हैं। एक इमर्जिंग डिवाइडेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं दिखाता है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, मेरे मन में यही सवाल था, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी हम देख रहे हैं, इसमें भारत की भूमिका क्या रहनी चाहिए डॉक्टर राजन? देखिए, भारत की भूमिका बहुत ही अहम है। एक तो मैं बता दूं कि भारत ने सबसे अच्छी नीति जो अपनाई थी रूस यूक्रेन के युद्ध में स्टार्ट हुआ था पॉलिसी, कि हम दोनों में किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत ही एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भी अपनी पॉलिसी में रखी थी, और एक तरह से न्यूट्रल पॉलिसी भी मेंटेन करने की कोशिश की थी, और वो बहुत ही जस्टिफाइड पॉलिसी। तो मैं बता दूं कि भारत के इस पोजीशन लेने के बाद बहुत सारे देश, वैश्विक दक्षिण या नॉन वेस्टर्न कंट्रीज थे, उनको एक तरह से सहारा मिला, और वो भी इस ढंग की बात करने लगे, और उनको लगा कि जब भारत ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भारत की जो पॉलिसी है, जो भारत अभी क्या कोशिश कर रहा है कि देखिए, हम वर्ल्ड को ना तो यूनिपोलर चाहते हैं
और ना ही बाइपोलर चाहते हैं। बाइपोलर का मतलब एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ जी, चीन जी। सपोर्टेड बाय रशिया, तो हम वो नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड मल्टीपोलर हो, और मल्टीपोलर में ये जरूरी है कि हमारी जो पॉलिसी है वो न्यूट्रल ढंग की पॉलिसी हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी हो, जिसमें हम संबंध अपने बनाने की बात करेंगे। हम युद्ध में डायरेक्टली शामिल नहीं होंगे। हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से जो झगड़े हैं उसमें अगर कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। और भारत की बात को अभी के समय में पूरा विश्व सुनता है। मैं बता दूं, पश्चिमी देश भी सुनते हैं। G7 में भी भारत को बुलाया जाता है। हमारी इकोनॉमी अभी भी उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत को एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है। और पश्चिम के देश में जी। पश्चिम के देश इसको इंपॉर्टेंट देते हैं, और वैश्विक दक्षिण के देश इसको एक लीडर के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि उनकी बातों को कई बार क्लाइमेट चेंज में या फिर डेवलपमेंट में या एड में, इन सारी बातों को हम रखने की कोशिश करते हैं। और खासकर युद्ध में हमने जो बात की है मीडिएशन की, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि हम जाके बिल्कुल हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह बोल रहे हैं कि हमें अगर मौका मिले तो हम मीडिएट करने के लिए भी तैयार हैं दोनों युद्ध में। तो ये मुझे लगता है कि बढ़िया पोजीशन है भारत की विदेश नीति के हिसाब से। अनिल जी, क्योंकि ये जो अंत में कई अहम बातें डॉक्टर राजन ने कही, वो यही था भाई, पहले आपका वर्ल्ड एक सुपर पावर के तौर पर चलता था, फिर हमने उसको बाय पार्टी किया, और हाँ बाय, फिर अब मल्टीपोलर। इस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर में ख़ास तौर पर जब एक विश्व गुरु बनने की बात आती है और भारत को एक स्ट्रेटेजिक मध्यस्थता के तौर पर देखा जाता है, भारत एक ऐसे देश के रूप में, उस लिहाज से अभी जो करंट हालात हैं, आपको क्या लगता है कि कूटनीतिक रिश्ते दोनों ही देशों से आने वाले सालों में किस तरह से रहेंगे? देखिए आंचल जी, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बात कही जी। दूसरी चीज, मैं जहां तक आपने कहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, उसके हाथी के दांत, तो मैं कहता हूँ दांत है ही नहीं है, बिल्कुल दांत तो खत्म हो चुके हैं। कोई दांत नहीं रहे उनके पास। और दूसरी चीज ये कि अब देखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास होते हैं वो भी कंडीशनल, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। अमेरिका ने एक दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस वॉर के बारे में कहा, लेकिन वो इन्फोर्स ना हो, कहा बाद में कि हम इसको एनफोर्समेंट इम्प्लीमेंट नहीं मानते, तो ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो इससे लगता है कि ये G3 वर्सेस G2 जिस तरह चल रहा है वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी। रही बात हिंदुस्तान की, तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारी पॉलिसी है और ये हमने बड़ी अच्छी तरह मास्टर की हुई है, आज से नहीं है, बहुत सालों से। लेकिन अब इस वक्त चूंकि भारत एक ताकत है, भारत को दुनिया मानती है, पूछती है, और हर जगह एक आप फैक्टर है हर एक चीज के अंदर में, तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि वर्ल्ड घूम रहा है फिर से दोबारा वर्ल्ड वॉर 2.0 की तरफ, और इन दोनों वॉर्स का क्या अंत होगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, कैसा वर्ल्ड ऑर्डर निकलेगा। मल्टीपोलैरिटी होगी जियो इकोनॉमिक सेंस, लेकिन जियो पॉलिटिकली आप देखेंगे कि एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिसके अंदर हिंदुस्तान किसी के साथ नहीं होगा। वो अपनी एक नेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक नया ग्रुप बनेगा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज जो आज बहुत सक्षम है वो सब उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, मेरा मानना है। बिल्कुल। और क्या ये रण आगे भीषण होगा या फिर कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, ख़ास तौर पर जब हम पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, इसने कम समय में इतने रोचक तरीके से ईरान और इजराइल जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है उस पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए। और इस विशेष चर्चा के बाद वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे और बड़ी खबरें क्या हैं DD न्यूज़ पर। आप जुड़े रहिए इस वक्त DD न्यूज़ के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक का स्वागत। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीधा हिमाचल प्रदेश से, जहां सैलरी और बिजली विवाद के बाद राज्य को युवाओं को एक और बड़ा झटका लगा। सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं को लगातार सुक्खू सरकार झटके दे रही है, और अब ताज़ा आदेश जो है वो भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बीते 2 साल में खाली चल रहे सभी सरकारी
पदों को खत्म कर दिया। नए आदेश के मुताबिक हिमाचल में 2 साल या इससे अधिक समय से विभागों में जो खाली पद थे उसे खत्म कर दिया गया है और इस फैसले से सीधे एक साथ कई हजारों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा सभी विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। दरअसल प्रदेश में इस वक्त करीब 8 लाख बेरोजगार युवा हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश में करीब 50 से 60 हजार पद विभिन्न विभागों में खाली चल रहे हैं और इनमें करीब 15,000 पद ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से खाली पड़े थे। यानी इन 15,000 पदों की अनुमानित पदों को खत्म करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। और आपको बता दें कि लगातार सुक्खू सरकार की तरफ से जारी जो आदेश किए जा रहे हैं उस पर विवाद हो रहा है, चाहे टॉयलेट टैक्स हो या फिर पानी के बिल या फिर बसों में सामान को लेकर एक्स्ट्रा चार्ज। हाल ही में प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड के पद खत्म किए, 81 चालकों की सेवाएं समाप्त कर दी। अपनी चुनावी गारंटी में 5 लाख नौकरियों का वादा करने वाली सुक्खू सरकार रोजगार देने के मुद्दों पर फेल होती हुई नजर आ रही है। और अब प्रदेश सरकार के इस नए फैसले से युवाओं में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो बड़ी खबर, हिमाचल में सुक्खू सरकार का ये नया फरमान 2 साल से खाली चल रहे हजारों जो पद हैं उन्हें खत्म किया गया है। तो उस लिहाज से लगातार जो कई फैसले सुक्खू सरकार ले रही है जो वहां की जनता के हक में, हित में, समझ में नहीं आ रहे। और हमारे साथ शिमला से ही हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश जुड़ गए हैं। धर्म प्रकाश, क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में? जिस लोक हित के वायदे के साथ सुक्खू सरकार आई थी उन्हीं के लिए सरदर्द बनती जा रही है। कहीं अब आपको वहां पर टॉयलेट पर टैक्स देना है, सामान अगर आप एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं बस में तो भाई उसका भी चार्ज दीजिए। और अब युवाओं के लिए जो बेरोजगार थे, बड़ा झटका ये कि 2 साल से पड़े जो खाली पद थे उन्हें निरस्त कर दिया है सरकार ने। बिल्कुल आंचल, जो फाइनेंशियल क्राइसिस की जो बात सुक्खू सरकार लगातार कर रही है सत्ता में आने के बाद से लेकर, उससे निपटने के तरीकों का हवाला दिया जा रहा है इस तरह के फैसलों के लिए। एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं और जो ताजा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है वो सबसे अहम और सबसे बड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सुक्खू सरकार सत्ता में 2 बड़े मुद्दों को लेकर आई थी। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में 2 बड़े मुद्दों के आधार पर सत्ता में आई थी। उसमें एक मुद्दा ओपीएस का था, दूसरा मुद्दा युवाओं को रोजगार का था। 5 लाख रोजगार देने का वादा कांग्रेस ने किया था और इसमें से भी 1 लाख नौकरियां तो पहली कैबिनेट में देने का वादा किया गया था, भरोसा दिया गया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद से जिस तरह से जो लंबित परिणाम है परीक्षाओं के उनमें देरी हो रही है, नई जो भर्तियां हैं वो नहीं हो पा रही हैं और साथ ही साथ जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज डिले हो रही है, पेंशनर्स की पेंशन डिले हो रही है। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं उसकी वजह से सरकार पर जो भरोसा है एक तरह से वो जनता का कम होता नजर आ रहा था। और अब इस फैसले से, जो अभी का फैसला है, उसकी वजह से तो प्रदेश में जो 6 से 8 लाख के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौकरियों का सपना देख रहे हैं, सरकारी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनको ये बड़ा झटका लगा है। आप 2 सालों से जो पद खाली चल रहे हैं इनमें करीब 15 से 20 हजार पद ऐसे हैं जो पिछले 2 सालों से खाली है। और ओवरऑल अगर वेकेंट वैकेंसीज की बात की जाए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हिमाचल गवर्नमेंट की, तो वो भी करीब 50 से 60 हजार के आसपास बैठते हैं। यानी कि 15 से 20 हजार नौकरियां जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो भर्ती करने की जगह सरकार ने वो पदों को ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से उन युवाओं को ये झटका लगा है जो इन पदों पर नौकरियों का सपना संजोए बैठे थे। और सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं अब जनता में एक तरह से, खासकर युवाओं में एक तरह से नाराजगी सरकार के खिलाफ बढ़ती जा रही है। आंचल, मुझे तो वो गाना भी याद आ रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, और इस वादे के दम पर ही सरकार में, सुक्खू सरकार ने ये कई ऐसे लोक लुभावन वादे किए थे। खैर, लेकिन जो सब कमेटी गठित की थी उसका क्या? उसमें भी ये कहा गया था कि भाई ये एक अलग से रिपोर्ट तैयार करेगी। मतलब सब कुछ अंडर द नीथ है, कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। बिल्कुल, कमेटी जो है वो सिर्फ विश्लेषण कर रही है, डेटा को एनालाइज कर रही है और बाद में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के नाम पे पूरे का पूरा जो ऑपरेशन है उसको ही स्थगित कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और इस फैसले को देखकर कम से कम यही लग रहा है। इससे पहले भी सरकार ने इस तरह के फैसले लिए थे। कर्मचारियों को लेकर सब कैबिनेट कमेटी बनी थी, राजेश धर्माणी उसके अध्यक्ष हैं, प्रधान है, प्रेसिडेंट है। और वो तो कल ये भी कहते नजर आए ओपीएस के मुद्दे को लेकर कि ओपीएस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसे देना कैसे है, इसके लिए संसाधन जुटाना जरूरी है और संसाधन जुटाने के
के लिए कड़े फैसले लेना भी जरूरी है। ये सरकार के मंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो कांग्रेस जो सत्ता में उसी ओपीएस के दम पर आई थी। तो जाहिर तौर पर ये किसी से छिपा नहीं है, कम से कम हिमाचल में तो, कि कांग्रेस जिन चुनावी वादों को लेकर, चुनावी दावों को लेकर सत्ता में आई थी, वही वादे अब कांग्रेस पर भारी पड़ते यहां पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों सैलरी का संकट, पेंशन का संकट सरकार पर आया था, मतलब एक महीने की सैलरीज अपने एम्प्लॉइज को देना सरकार को किस तरह से भारी पड़ रहा है, उससे देखकर ये साफ जाहिर होता है कि सरकार कम से कम फाइनेंशियली प्रदेश में स्टेबल तो नहीं है, वित्तीय संकट। तो तमाम वादे किए थे खास तौर पर लोगों को नौकरी देने के, अब उस वादे को ना निगलते बन रहा है ना उगलते। बहुत बहुत शुक्रिया धन प्रकाश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हिमाचल के बाद आपको लिए चलेंगे महाराष्ट्र की, वहां पर चुनावी सरगर्मियां क्या कुछ कह रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का समय रह गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे को लेकर खींचातान अभी जारी है। सीट बंटवारे पर ना तो कांग्रेस झुकने को तैयार है और ना ही शिवसेना, यूबीटी यानी कि उद्धव गुट, और सीटों को लेकर समझौता कर रही है। महाविकास आघाड़ी का सीटों के आवंटन को लेकर नया फॉर्मूला सामने आया। कांग्रेस नेता बाला साहब थोरात ने महाविकास आघाड़ी में 90-90-90 के नए फॉर्मूले की घोषणा कर दी। थोराट ने कहा कि तीनों पार्टियां 270 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और बाकी 18 सीटें छोटे सहयोगी जो दल हैं यानी पार्टियां हैं उन्हें दी जाएंगी। इस बीच चर्चा ये भी रही कि जिन सीटों पर विवाद है वहां दोस्ताना मुकाबला होगा, लेकिन कांग्रेस नेता पटोले और थोरात ने इस बात को खारिज कर दिया। बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की वर्ली सीट की, जिस पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट से आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए महायुति ने मिलन देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। महायुति में वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से एकनाथ शिंदे के कोटे में ही आता है और इस विधानसभा सीट के लिए पार्टी उम्मीदवार की स्क्रीनिंग कर रही थी। अब इस सीट के लिए मिलन देवड़ा का नाम सामने आया है। इस बाबत देवड़ा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार भी जताया। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। देवड़ा दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और पहले कांग्रेस में थे। बात झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया और इस चरण में राज्य के 43 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 804 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को 371 जो पर्चे हैं वो दाखिल किए गए और इस चरण में आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। नामांकन पत्रों की 28 अक्टूबर को जांच होगी, जबकि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड विधानसभा में चुनाव में एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। कैप्टन कूल को निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो झारखंड के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आयोग उनकी तस्वीर का उपयोग स्वीप कार्यक्रमों के लिए करेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। सारे दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के साथ अब ताल से ताल ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं। आइए देखते हैं झारखंड की बहुचर्चित सीट तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का हाल, जहां एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। झारखंड का तमाड़ विधानसभा क्षेत्र रांची जिले में आता है। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज इस क्षेत्र में दसम जलप्रपात की कलकल बहती पानी की बौछार आपको बरबस यहाँ खींच लाएंगी। प्राकृतिक शीतलता के बीच यहाँ राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्म है। ढोल नगाड़ों के बीच इस क्षेत्र के प्रत्याशी अपनी धमक जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक कला की झलक यहाँ के चुनावी माहौल को संगीतमय भी बना रही है। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी राजा पीटर हैं, जिन्होंने साल 2009 के उपचुनाव में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हराकर सनसनी मचा दी थी।
बाद में शिबू सोरेन को अपनी हार के बाद सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस बार भी राजा पीटर विकास के अपने एजेंडे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास करेंगे, हम बाबा साहब अंबेडकर के साथ कथनों पर चलेंगे। देश का हर वर्ग आगे बढ़ेगा, छात्र, नौजवान, किसान, हर जाति धर्म के लोगों को मैं एक समान आगे बढ़ाऊंगा। समता मूलक समाज होगा जहां हर आंखों में खुशियां होगी, हर हाथ में काम होगा, कोई भीखा पेट नहीं सोएगा। इस क्षेत्र के वर्तमान जेएम विधायक विकास कुमार मुंडा भी विकास के एजेंडे पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी राजा पीटर को कोसने से भी नहीं चूक रहे हैं। हमारे चुनाव के अपने मुद्दे हैं, दूसरे जितने भी पक्षी दल है उनके और शायद उनके नेता जो है उनके अपने मुद्दे हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने मुद्दों के साथ में जाएंगे और साथ ही जनता ने उनको नकारा भी है लगातार 2 बार से। झारखंड के कला और साहित्य की योगदान में प्रोफेसर रामदयाल मुंडा का विशेष स्थान है। उन्हीं के पुत्र गुंजल मुंडा भी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतर चुके हैं। प्रत्याशियों के दावों के बीच आम जनता भी अपनी समस्याओं को मुखरता से रख रही है। राजा पीटर भी एक अच्छा काम करते हैं, जहाँ से हम लोग देखे हैं कि वो क्या बोले, मतलब गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा साबित होते हैं कि हर कोई का मदद करते हैं। एक महिला डेली काम करके अपने बाल बच्चा को छोड़ के उसको रांची जाना पड़ता है स्वरोजगार के लिए, 2 पैसा लाएगी तब अपना बच्चा को पढ़ाएगी लिखाएगी, क्योंकि उसका पेट का बड़ा समस्या है। इस क्षेत्र में कुल 2,16,771 मतदाता है, जिनमें 1,07,810 पुरुष तो वहीं 1,08,959 महिला मतदाता भी हैं। इसके साथ ही 2 थर्ड जेंडर वोटर भी तमाड़ विधानसभा सीट पर मतदान करने के अधिकारी हैं। झारखंड में अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर 2 बार जनता दल यूनाइटेड और एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके साथ ही ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी ने भी चुनाव जीते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जनता दल यू से राजा पीटर और जेएमएम से विकास सिंह मुंडा। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों में से कोई हैट्रिक लगाएगा या कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। कैमरामैन शिवजी और सहयोगी ज्योत्सना के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तमाड़। और अब बात करते हैं दिल्ली की आबोहवा की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा में कोई राहत नहीं मिल पा रही है। कई स्थानों पर AQI 350 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में AQI 364 पर है और इंडिया गेट के आसपास AQI 237 जो कि खराब श्रेणी में है। वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन। इट्स ओनली 26 अक्टूबर टुडे एंड अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आप अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्मॉग और फॉग आपको दिख रहा है। मैं ये चीज़ खुद फील कर पाता हूँ एनी टाइम अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हो या फिर इवन शाम में अगर आप बाहर निकलते हो। दिन में तो थोड़ी धूप होती है सो इट्स अ लिटिल बेटर, बट आपको एक अजीब ही कंजेशन छाती में फील होने लग जाएगा या फिर नाक में और थ्रोट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे जलन सी महसूस होने लग जाती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ एक्चुअल में मेजर्स लेने पड़ेंगे दैट कुड मेक अ चेंज। सर्दी आने से पहले यहाँ पे फॉग जैसा माहौल बन जाता है। हालांकि पॉल्यूशन ही है ये, आसपास के क्षेत्र हैं वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना कि दिल्ली हो जाता है कि डस्ट पे इतने ज़्यादा दिखाई देने लगती है दूर से ही, जो धूल है उड़ने लगती है। तो यही सब कारण है कि पब्लिक होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में जो आ रही है और गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी इसके कम करने के उपाय हैं वो करना चाहिए क्योंकि बहुत हार्मफुल है लंग्स के लिए भी। और आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली कि AQI कहाँ पर किस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि आनंद विहार में 364 यानी कि हम इसे ख़राब श्रेणी में ही मान सकते हैं। ये आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं नजफगढ़ में 196 संतोषजनक स्थिति में आप मान सकते हैं AQI को। कहीं ना कहीं हवा में इस वक्त इस तरह से जहर घुला हुआ है कि कहीं ना कहीं सांस लेने में भी तकलीफ
लोगों को हो रही है। और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। इस बीच फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और अन्य प्रदूषित तत्वों की वजह से यमुना का पानी काफ़ी दूषित हो गया, जिसकी वजह से कालिंदी कुंज में बह रही यमुना नदी के सतह पर सफ़ेद झाग देखा जा रहा है, जो बेहद नुकसानदायक है। हाल ही के दिनों में दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। केंद्र ने राज्यों से कहा कि अस्पतालों में तैयारी रखें। ऐसे में व्यक्ति जिनको सांस लेने की समस्या है, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की प्रॉब्लम पहले से है, बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे छोटे, एथलीट्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज़, ये ऐसे एज ग्रुप्स हैं जो कि सांस की प्रॉब्लम के लिए वल्नरेबल होते हैं। तो उनको प्रिकॉशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है कि सुबह और शाम जब हमारे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होते हैं तब घर से बाहर ना निकलें या एक्सरसाइज ट्रेनर्स ना करें। जो कुछ भी करना है वो दोपहर के समय करें। इसी तरह घर की खिड़कियाँ सुबह शाम बंद रखें और दोपहर के समय खोल सकते हैं अगर फ्रेश एयर की ज़रूरत है। तो यही एडवाइजरी इशू करी है। बाकी राज्यों को ये भी कहा गया है कि अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को देखें कि वो इक्विप्ड हैं हैंडल करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को जो बढ़ेंगी आगे आने वाले महीनों में। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। इस तनाव का मुख्य कारण कनाडा की सरकार द्वारा खालिस्तानी तत्वों को शरण देने और उनके बचाव में उठाए गए कदम है। भारत ने स्थिति के मद्देनजर अपने मुख्य राजनयिक संजय कुमार वर्मा समेत 6 राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया। संजय कुमार वर्मा ने कहा कि भारत कनाडा के नागरिकों के विरुद्ध नहीं बल्कि खालिस्तानियों के विरुद्ध है। Canadians are wonderful people and so are Indians. So we have nothing against Canadian citizens except Khalistanis. We have nothing against Canadian citizens. We have nothing against Canada as the beautiful, bountiful land. But the way in which this was handled by a sitting Prime Minister and his team was deplorable. जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्स की भारत यात्रा का आज तीसरा दिन है। जर्मन चांसलर आज गोवा के लिए रवाना होंगे, जहां जर्मन नौसेना का फ्रिगेट बेडेन वुटेमबर्ग और लड़ाकू सहायता जहाज फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी की इंडो पैसिफिक तैनाती के हिस्से के रूप में बंदरगाह पर रुकेंगे। इससे पहले चांसलर शोल्स पिछले साल 2 बार फरवरी 2023 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए और सितंबर 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सितंबर महीने के दवा जांच की सूची जारी की है। सितंबर महीने में 49 दवाएं गुणवत्ता के मापदंड पर खरी नहीं उतरी। जिन 49 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता मापदंड पर सही नहीं पाए गए उनके उस बैच को मार्केट से हटा लिया गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये दवाएं खतरनाक हैं। इसके अलावा सितंबर महीने में 4 नकली दवाएं भी पकड़ी गईं। CDSO हर महीने 3000 दवाओं की सैंपल की जांच करता है और खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की लिस्ट जारी करता है। CDSO की सख्त निगरानी से कम प्रभावी दवाओं की दर में कमी आई है। तो हमारे जो टेस्टिंग के पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ड्रग के एफिकेसी के, उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं। तो किसी 1-2 पैरामीटर में अगर फेल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। तो वो 49 ड्रग्स जो हैं वो लिस्ट है जिसमें किसी न किसी क्वालिटी पैरामीटर में वो फेल हो गया है। अब उसके बाद जो 4 ड्रग्स हैं जिसको हमने स्पूरियस के लिस्ट में डाला है वो ड्रग्स हैं जो किसी दूसरी बड़ी कंपनी की दवा उसके नाम से किसी दूसरी कंपनी ने बना के मार्केट में डाल दिया। जिसने डाला उसकी वो दवा नहीं है, वो किसी दूसरे के नाम पे चोरी बना के डाल देता। उसको हम लोग स्पूरियस बोलते हैं। जिस ड्रग की सैम्पलिंग मार्केट से हुई उस ड्रग की एनालिसिस हुई और वो फेल हो गया। तो जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी की दवा खराब है और वही बैच खराब है। और हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने सरकार को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो प्रदेश भर में बिजली बंद कर कर्मचारी ब्लैकआउट करने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए रिपोर्ट।
देवभूमि हिमाचल प्रदेश आने वाले दिनों में ब्लैकआउट का शिकार हो सकती है। प्रदेश भर में जल्दी ही अंधेरा छा सकता है, क्योंकि प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 28 अक्टूबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और फिर बिजली कर्मचारी प्रदेश भर में ब्लैकआउट कर देंगे। हिमाचल सरकार ने बिजली बोर्ड के 51 पद हाल ही में खत्म करने का फैसला लिया है। आउटसोर्स पर लगे 81 चालकों की सेवाएं भी समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का तर्क है कि बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने कहा है कि ओपीएस सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन संसाधन जुटाने में अभी वक्त लगेगा। यानी सरकार ओपीएस के अपने खुद के वादे को पूरा करने के लिए ही अब कर्मचारियों के पद खत्म करने के रास्ते अपना रही है और खुद ये मान भी रही है। यही कहा कि आप इसका पूरा एक प्रपोजल दें कि कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी दें कि आपने रिसोर्सेज कहाँ से मोबिलाइज करने, क्योंकि ओपीएस देने का डिसीजन अच्छा लगता है देने का, लेकिन रिसोर्सेज भी चाहिए, तो बैक एंड पे हमें अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इधर कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार पदों को खत्म करने के फैसले को वापस नहीं लेती और ओपीएस को बिजली बोर्ड में लागू नहीं करती तो कर्मचारी इसे लेकर सरकार की खिलाफत करेंगे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश में ओपीएस को पूरी तरह से लागू करने का ऐलान किया था। सत्ता में आने के बाद बिजली बोर्ड में अब तक ओपीएस को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बिजली बोर्ड को ही खत्म करने की साजिश रच रही है। कर्मचारियों के मुताबिक बिजली बोर्ड का पूरी तरह निजीकरण करने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 28 अक्टूबर को इसे लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो आने वाले दिनों में कर्मचारियों को ब्लैकआउट करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सही भाषा में बिजली बोर्ड को 3 भागों में बांटने की तैयारी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश आया। और कल और आज जो आपने देख रहे हैं मीटिंग में जो कर्मचारी हैं किस तरह का उनका क्रोश था, तो ये जो अनबंडलिंग है, अनबंडलिंग से सारी चीजें अगर अनबंडलिंग होगी बिजली बोर्ड को अगर ट्राइफिकेट हो गया तब तो ये आउटसोर्स क्या, तब तो रेगुलर कर्मचारी क्या, ढांचा क्या, तब तो सारा तहस हो गया। कर्मचारियों के जॉइंट फ्रंट का कहना है कि सरकार द्वारा बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी बिजली बोर्ड को 3 हिस्सों में ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटकर इसका निजीकरण करना चाहती है, लेकिन कर्मचारी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ अवैध मस्जिदों के खिलाफ आंदोलन जो है उसकी आंच अब उत्तराखंड की उत्तरकाशी पहुंच गई। यहां कथित अवैध मस्जिद को हटाने के मुद्दे पर गुरुवार को हिंदू संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो विवाद काफी बढ़ गया। आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देवभूमि में मस्जिद विवाद, उत्तरकाशी में गरमाया मस्जिद विवाद। देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है डेमोग्राफी में बदलाव। उत्तरकाशी में लोगों ने कहा उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज बर्दाश्त नहीं। उत्तरकाशी पहुंची अवैध मस्जिद की आंच। उत्तरकाशी के हिंदू संगठनों ने कहा अवैध है मस्जिद। स्थानीय संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज। लाठीचार्ज के बाद स्थानीय व्यापार संगठनों ने किया बंद का ऐलान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल में ही गुरुवार को हिंदू संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय में निकाली गई जन आक्रोश रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पथराव की घटनाएं भी हुई। इस घटना से नाराज गंगा घाटी और यमुना घाटी प्रांतीय उद्योग व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया है। व्यापार संघ ने सभी व्यापार मंडल के प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की थी, ताकि स्थिति को गंभीरता से दर्शाया जा सके। गौरतलब है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में धार्मिक संगठन की जन आक्रोश रैली निकालने वाले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पथराव और लाठीचार्ज की घटना के बाद जनपद में देर रात से धारा 163 लागू कर दी गई थी। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर धार्मिक संगठन प्रदर्शनकारियों ने जन आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान नारेबाजी करते हुए जन आक्रोश रैली बैरिकेड के पास पहुंची, जहां उनकी पुलिस से तीखी झड़प हो गई। इस दौरान पथराव की घटना भी हुई, जिसे देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहीं लाठीचार्ज के बाद से ही शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे उत्तरकाशी जनपद में 163 BNSS की धारा लागू कर दी गई, यानी जो पहले IPC के 144 हुआ करती थी।
इसमें अब 5 से ज़्यादा लोगों का समूह एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता। पूरी तरह से शांति व्यवस्था यहाँ उत्तरकाशी जनपद में कायम है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारी शांति व्यवस्था कायम रखने में हमारी मदद करें। उत्तरकाशी में बंद का अच्छा खासा असर देखा गया। ज्यादातर व्यापारिक संस्थानों ने शहर में जन आक्रोश रैली के समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अवैध मस्जिद के निर्माण और देवभूमि उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठाते हुए अपने आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है। 1,21,000 प्रॉपर्टी बोर्ड के पास है, जिसमें 1,12,000 प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। एक तो ये मुद्दा क्या है, ये अवैध मस्जिद का शासन प्रशासन इसका ध्वस्तीकरण करे, और दूसरा मुद्दा क्या है कि उत्तरकाशी के अंदर बहुत बड़ी डेमोक्रेसी चेंज हो रही है कि हिंदू समाज जग चुका है। हम लोग गांव-गांव में जाकर ढोल बाजे के साथ हजारों लोगों के साथ दोबारा से इस उत्तरकाशी नगरी के अंदर फिर से हम लोग इससे भी ज्यादा से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। प्रशासन का दावा है कि गुरुवार के प्रोटेस्ट के बाद अब हालात सामान्य हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था मेंटेन करने के साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।